तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्ता साम्राज्य को देखेंगे कि पोस्ट मौर्य युग में गुप्ता साम्राज्य मौर्य की तरह ही बहुत बड़ा और सशक्त साम्राज्य था। जैसे हम लोगों ने मौर्य में पढ़ा था वैसे ही गुप्ता का भी था। तो आज हम लोग गुप्ता साम्राज्य के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या किया। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो तीसरी शताब्दी के अंत में और कहाँ पे, प्रयागराज के निकट जो है कौशाम्बी नामक शहर में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, और गुप्त वंश का संस्थापक अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। ठीक है ना। अब गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक तो श्री गुप्त था, लेकिन गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ वह हुआ चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है ना, लिच्छवी की राजकुमारी किसी कुमार देवी से विवाह किया और एक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है ना। कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गुप्त संवत की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी और गुप्त संवत का जो टाइम काल है वो 319 से 320 ईस्वी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। 335 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया? पराजित किया। ठीक है। और इन्हीं विजय के कारण उसको क्या कहा जाता है? उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का नेपोलियन हम किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने 12 शासकों को यहाँ पराजित किया और 9 शासकों को यहाँ पराजित किया। ठीक है ना। इस वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। जो ये इसने 9 और 12 शासकों को हराया, इसकी वजह से इसने कई सारी उपाधियां धारण की, जिसमें अश्वमेध कर्ता, विक्रमक और परम भागवत की उपाधि जो है वो धारण करता है और इसे कविराज भी कहा जाता था। ठीक है ना। ये कविताएं वगैरह लिखने का इसको बहुत ज्यादा शौक था। इसको क्या बोला जाता है? कविराज बोला जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ठीक है ना। समुद्रगुप्त क्या था? विष्णु का उपासक माना जाता है। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ठीक है ना। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत का प्रेमी था और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों एवं वीणा बजाते हुए देखने से होता है। ठीक है ना। कई बार उसके सिक्के में प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो क्या था? संगीत के प्रति उसका झुकाव था, उसका प्रेम था। ठीक है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन। ठीक है ना। जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की क्या की? रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त का राज दरबारी था। याद रखिएगा। ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट अगर कोई था तो वो समुद्रगुप्त ही था। ठीक है ना। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ कौन था? वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय और इसे 380 ईसा पूर्व में ये अपने सिंहासन पर बैठता है। ठीक है ना। याद रखिएगा इस सीक्वेंस को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि चीनी बौद्ध यात्री कौन था? क्या नाम था उसका? उसका नाम था फाहियान। ठीक है ना। जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में आया था। ठीक है ना। बौद्ध धर्म का था, ये मानने वाला था, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है ना। चांदी के सिक्के क्यों चलाए थे? क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है ना, चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और शाब जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। क्या नाम था? शाब। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो थे वे विद्या के प्रमुख केंद्र थे। लोग पढ़ने के लिए यहाँ आया करते थे और बाहर से भी लोग पढ़ने के लिए आते रहते थे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। 9 विद्वानों की जो मंडली थी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इस मंडली को क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। और इन नवरत्नों में जो मेन मुख्य नाम है वो देख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछता है। जैसे महाकवि कालिदास थे और महाकवि कालिदास इनमें सबसे श्रेष्ठ थे, ठीक है ना। और कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वारामिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान प्रमुख थे। टेढ़े टेढ़े नाम है, देख लीजिएगा। इसमें धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर, वारामिहिर एवं वररुचि जैसे प्रमुख विद्वान थे जो नवरत्नों में से एक थे, ठीक है ना। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ जो थे वो कालिदास थे, ठीक है ना। कालिदास इसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन, ठीक है ना, वीरसेन जो हुआ ये क्या था? ये शैव मतावलंबी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। उदयगिरी की पहाड़ी पर इसने एक गुफा का निर्माण कराया था। किसने कराया था? वीरसेन ने, याद रखिएगा, ठीक है। और वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का क्या था? बहुत प्रकांड विद्वान था। शब्द का, न्याय मीमांसा का और व्याकरण का, ठीक है ना। यह पंडित था और बहुत बड़ा विद्वान था और इसके साथ साथ ये कवि वगैरह भी था। तो इस प्रकार ये गुप्त साम्राज्य का आज प्रथम लेक्चर है। इसके बाद 2 सेकंड और थर्ड लेक्चर में ये पूरा का पूरा खत्म होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर है। जैसे मौर्य डायनेस्टी को हम लोगों ने समझा 3 से 4 लेक्चर में खत्म हुआ, तो वैसे ये भी 3 से 4 लेक्चर में खत्म होगा। एक एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए बच्चों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।